पहली बड़ी खबर, नेपाल। जी हां, नेपाल में शांति के बीच टेंशन है और टेंशन के बीच नारेबाजी है। नेता का बच्चा गाड़ी में पहुंची खाड़ी में, ये नारे लग रहे हैं। मायने क्या है समझाएंगे, बताएंगे। दूसरी खबर, नेपाल में शहर दर शहर उसकी पहचान मिट गई है, यानी भीड़ के आगे खाक हुई पहचान, बाकी है निशान। तीसरी बड़ी खबर, जनता के आक्रोश के आगे नेपाल की सरकार हार गई, अराजकता की मार, कितने कैदी फरार, बताएंगे आपको विस्तार से। चौथी बड़ी खबर, नेपाल में कैसे आएगी शांति, सड़क पर जवान है, किसके हाथों कमान है, इस पर विश्लेषण करेंगे। एक एक करके हम सभी खबरों का कट टू कट सटीक विश्लेषण करें। आइए शुरू कर देते हैं, देखते हैं 4 का अलार्म। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज नेपाल से, क्योंकि नेपाल में युवाओं के 2 दिन के आंदोलन के नारे सामने आ रहे हैं। ये नारे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ हैं। ऐसा ही एक नारा रहा, नेता का बच्चा गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यह नारा इस आंदोलन का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी की तस्वीरों से नेपाल की आम जनता में नाराजगी थी, आक्रोशित थी वहां की जनता। उन्हें और खासकर जेनजी, उन्हें लगता है कि टैक्स के पैसे का इस्तेमाल नेता अपना घर भरने के लिए कर रहे हैं और आंदोलन के नारे भी इसी से जुड़े हुए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नेपाल में युवाओं के विद्रोह के बीच ये नारा सबकी जुबान पर है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेता का बच्चा गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। ये नेपाल के युवाओं का गुस्सा और उनकी मांग का प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि नेपाल के युवाओं की उस पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति है जो वो सालों से महसूस कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के नेताओं के बच्चे तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और विदेश में बस रहे हैं, जबकि आम युवा देश में बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि देश के बूढ़े नेताओं ने अपनी नीतियों से देश को खोखला कर दिया है। वे दशकों से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है, देश की भागदौड़ युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। ये नारा उस गहरी खाई को भी दर्शाता है जो नेपाल के राजनीतिक वर्ग और आम जनता, खासकर युवाओं के बीच पैदा हो गई है। देखिए, नेपाल के इस आंदोलन में और भी कई नारे जमकर उभरते रहे हैं, आपको सब बताएंगे। देखिए, सबसे चर्चा में जो नारा रहा वो था जेनजी वर्सेस नेपो किड्स, यानी नई पीढ़ी बनाम नेताओं के बच्चे। एक और था यूथ अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा। शट डाउन करप्शन, नॉट कनेक्शन, भ्रष्टाचार बंद करो, कनेक्शन नहीं। सोशल मीडिया तो अभी बहाना बना हुआ है ना, उससे जोड़कर ये दे दिया गया। इफ यू कट मी यू विल सी माई ब्लड बॉइलिंग, यानी अगर मुझे काटोगे तो मेरा खून खौलता देखोगे। नेपाली जनता, जेनजी ये नारे लगा रहे हैं। और अगला नारा क्या है, नेपाल बिलोंग्स टू अस नॉट द करप्ट, यानी कि नेपाल हमारा है, भ्रष्टाचारियों का नहीं है। अब इस पूरे आंदोलन के दौरान एक स्कूली छात्र का 3 महीने पुराना भाषण काफी चर्चाओं में रहा है। जी हां, आपको बता दें, काठमांडू के होली बेल्स स्कूल के इस छात्र के भाषण में नेपाल की हालत पर नाराजगी दिखी है, नया नेपाल बनाने की छटपटाहट, बेचैनी दिखती है। अब आपको भी सुनवाते हैं इस युवक के जोशीले भाषण का वो हिस्सा, सुनिए। I'm present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? सुना ये जोशीला भाषण, ये युवा है जेनजी। जी हां, और देखिए इसका असर बहुत दूर तलक हुआ। अब असर तो आप दुनिया देख रही है। ये नेपाल का वो स्कूली छात्र है जिसकी आवाज 2 दिन के जेनजी आंदोलन में सोशल मीडिया पर गूंजती रही है। और देखिए, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ आविष्कार राउत नाम के इस युवा के जोशीले भाषण सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर किए जाते रहे हैं। अब आपको बता दें, इस युवा का ऐसा ही एक पुराना भाषण भी काफी लोकप्रिय हो रहा है जो उसने अपने स्कूल में स्पीच दिया था। इस बीच आपको बता दें, नेपाल के होलीबेल स्कूल में कुछ महीने पहले दिए उस भाषण में यह युवा नेपाल को नए सिरे से बनने के सपने की बात कर रहा है।
और साथ ही कह रहा है कि ऐसा नेपाल बनाने का सपना हाथ से दूर जा रहा है। लेकिन अब इसके भाषण का असर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब देखिए जरा, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद आज जगह जगह प्रदर्शनकारी जश्न मनाते हुए नजर आए। कोई नाच रहा है, गा रहा है, जी हां, सड़कों पर जमकर नारेबाजी हो रही है। इस बीच लूटपाट से जुड़े भी वीडियोस सामने आ रहे हैं। क्या हलचल है इस वक्त, देखिए सीधी रिपोर्ट। काठमांडू के सरकारी इमारतों की शक्लें बदल चुकी हैं, सिंहासन जल चुका है और जनता इस बर्बादी का जश्न मना रही है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर जगह जगह ग्रुप बनाए युवक डांस कर रहे हैं। नेपाल के झंडे लहरा रहे हैं और उन्हें आशा है कि नेपाल के अच्छे दिन आने वाले हैं। काठमांडू में सिंह दरबार की इमारत में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारी वहीं पर झूमते गाते नजर आए। जश्न मनाने के बीच काठमांडू की सड़कों से लूटपाट की भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां प्रदर्शनकारियों ने शॉपिंग मॉल और दुकानों पर धावा बोला, जिसे जो मिला उसे लेकर भागते नजर आए। कुछ लोग दुकान का सामान स्कूटी पर लाद कर जाते दिखे। देखिए, नेपाल में चरम पर आर्थिक असमानता है और ये वर्ल्ड बैंक का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, अब जरा समझिए। आपको डिटेल्स भी हम सामने रख देते हैं। नेपाल की आबादी कितनी है? 3 करोड़ से ज्यादा है। देखते जाइए, नेपाल की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 20% से अधिक लोग गरीबी में रहते हैं। 15 से 24 आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर 22% से अधिक थी और नेपाल के सबसे अमीर 10% लोग हैं। ये 2022-23 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के हवाले से। सबसे गरीब 40% की कमाई के मुकाबले में 3 गुना से अधिक कमाते हैं। ये आर्थिक असमानता। अब देखिए, ये आक्रोश ऐसे ही नहीं है, नेपाल के अंदर गंभीर आर्थिक विभाजन है। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ लें, क्योंकि इसकी वजह है कि ये हम दिखा रहे हैं, खासकर जो युवा बेरोजगार हैं, 22% से ज्यादा उनकी संख्या है, वही जेनजी तो उतरे हैं सड़कों पर जो अभी इस वक्त तांडव कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर यह है कि नेपाल में युवाओं के सिर पर जब गुस्सा सवार था तो उन्होंने जो सामने आया उस पर अपना गुस्सा उतार दिया। सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों पर भी उनका गुस्सा निकला है। कई युवाओं ने काठमांडू घाटी से गुजरने वाली बागमती नदी में पुलिसकर्मियों को फेंक दिए और दौड़ा दौड़ा कर उनकी पिटाई की गई है। आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। हवा में हाथ खड़े किए आगे बढ़ रहे ये ना तो कोई प्रदर्शनकारी हैं और ना ही कोई उपद्रवी, पर इनकी इस हालत को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये नेपाल पुलिस के कर्मचारी हैं। जी हाँ, ये नेपाल पुलिस के जवान हैं जिन्होंने भीड़ के आगे सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पहले पुलिस को घेरा और फिर उन्हें नदी में फेंका और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की। जरा देखिए कैसे यहाँ क्रांतिकारियों की भीड़ इस बात के मजे ले रही है कि पुलिस की हालत दयनीय हो चुकी है। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मियों के तन पर कपड़े तक नहीं है। इन्हें अर्धनग्न अवस्था में ही घुमाया जा रहा है और उन पर यातनाएं दी जा रही हैं। फिलहाल नेपाल पुलिस पर नेपाल के युवाओं का ये अत्याचार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब नेपाल में हालात थोड़े काबू में हैं। पिछले 48 घंटे में हुए उपद्रव की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और हैरान कर रही हैं। देखिए, मंगलवार की हिंसा में युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों और पुलिस थानों को भी नहीं बख्शा। आग लगा दिया, दौड़ाकर पीटा गया। काठमांडू के दरबार मार्ग थाने को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और वहां से हमारी सहयोगी सिक्ता देव की ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी को दिखाते हैं। देखिए आप। हम इस वक्त काठमांडू के दरबार मार्ग के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। कल जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला था और आप देख सकते हैं कि कैसे इस पुलिस स्टेशन की जो स्थिति है, जो हालात हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है। आग के हवाले इस पुलिस स्टेशन को कर दिया गया था। जब हम पहुंचे तब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इन बचे हुए जो बिल्डिंग है, बचे हुए सामान का एक तरह से वो ये चेक करने की कोशिश करें कि कुछ बचा तो नहीं है। जो गुस्सा फूटा, जो उबाल फूटा था प्रदर्शनकारियों का, प्रोटेस्टर्स का, वो इस पुलिस स्टेशन पर फूटा था और
सब कुछ राख हो चुका है। अभी भी रुक रुक कर धुआं किसी किसी कमरे से निकलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो गाड़ियां थी, पुलिस की गाड़ियां थी, जो व्हीकल्स थे, मोटरसाइकिल थे, उसको आग के हवाले कर दिया गया था। और प्रशासन, पुलिस, जो पॉलिटिकल क्लास है उसके खिलाफ कितना था भरोसा जनता का उठ चुका था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नेपाल में युवाओं के 2 दिन के आंदोलन में काठमांडू की कई बड़ी पहचान जला दी गई है, खाक कर दी गई है, जलाकर। जी हां, काठमांडू का हिल्टन होटल आज भी जलता रहा, सुलगता रहा। हिल्टन होटल जलकर पूरी तरह से बताया जा रहा है कि खाक हो चुका है। ये बड़ी खबर, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान, सरकारी इमारत हो या फिर देखिए हिल्टन होटल, क्या स्थिति हो गई है। कभी आलीशान ये होटल हुआ करता था, इमारत भव्यता इसकी देखते बनती थी, यहां पर वीवीआईपी ठहरते थे, लेकिन अब ये हिल्टन होटल जलकर खाक हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। अब आप देखिए रिपोर्ट। बुधवार को युवा प्रदर्शनकारी भले ही सड़कों पर ना उतरे हों, लेकिन उनके गुस्से की आग काठमांडू में धधकती रही। यह है काठमांडू का 5 स्टार हिल्टन होटल, जो कल प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बन गया। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया। ये आग रात भर जलती रही और सुबह भी होटल से धुआं उठता रहा। कई जगहों पर आग की लपटें रह रहकर उठती रही। हिल्टन होटल जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। उसकी जगह अब बस एक जला हुआ ढांचा खड़ा है। 2 दिन पहले अचानक विद्रोह शुरू हुआ तो होटल में मौजूद कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ कई पत्रकार और विदेशी मेहमान भी ठहरे हुए थे, लेकिन आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जी हाँ, तो हिल्टन होटल काठमांडू में एक बहुमंजिला इमारत थी, 5 स्टार होटल कह लीजिए, तो जो दूर से ही देख लिया करते थे लोग, दिख जाती थी। जी हाँ, काठमांडू का ये लैंडमार्क किस तरह से जलकर खाक हो गया या जला दिया गया कह लीजिए, वो ड्रोन की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए दूर से सबसे ऊंची इमारत हिल्टन लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं हिल्टन। ये 5 स्टार इमारत, 5 स्टार होटल। लोग इसको देखते थे और आते थे, यहां पर वीवीआईपी इंतजाम था, लोग ठहरते थे। लेकिन अब क्या हालात हो गए, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तो लोगों के रहने का यह खास होटल था। यह होटल काठमांडू सिटी सेंटर में था, एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। पुलिस मुख्यालय, दरबार पैलेस और मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर इसके काफी करीब थे। लेकिन अब क्या हालात है हिल्टन होटल की, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो देखिए, नेपाल में जेनजी के आंदोलन के दूसरे दिन ऐतिहासिक महत्व वाली कई इमारतें राख कर दी गई हैं। इनमें से एक तो हमने आपको दिखा दी, बहुत सारे हैं, इनमें सिंह दरबार भी शामिल है। ये वो इमारत थी भव्य जहां से देश चला करता था, और इसको आग के हवाले करने से नेपाल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन था। इस इमारत से नेपाल की सरकार चलाई जाती थी। संसद की कार्यवाही भी यहीं से संचालित होती थी। यहाँ प्रधानमंत्री का ऑफिस था। बाकी मंत्रालयों के दफ्तर भी सजते थे। कह सकते हैं कि सिंह दरबार लोकतांत्रिक नेपाल की सबसे बड़ी पहचान थी। उस पहचान को मिटाया गया है। 122 साल के इतिहास को समेटे ये इमारत आग की लपटों में घिरी थी। जेनजी की बेलगाम भीड़ इसकी अहमियत को समझ नहीं पाई। युवाओं के रेले ने इस भवन में भारी तोड़फोड़ की। कीमती सामानों को लूटा गया, फिर इसे आग के हवाले कर दिया। 1700 कमरों वाला यह महल बर्बाद हो चुका है। इसे दोबारा बनाने में सालों लगेंगे, अरबों का खर्च आएगा, और उतना सब कुछ करने के बाद भी सिंह दरबार की वो आभा कभी वापस नहीं आएगी। देखिए, जिन अहम इमारतों को कल नेपाल की जेनजी क्रांति के हिंसक होने पर तबाह कर दिया गया, उनमें से नेपाल की सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। जी हां, नेपाल में न्याय की इस सबसे बड़ी अदालत पर भी युवाओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। देखिए जरा, इतनी फाइल्स हैं, सबको अब सहेजने की कोशिश हो रही है। इनमें से बहुत सारी तो राख हो गई जलकर। आग से सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को तो भारी नुकसान पहुंचा ही है। अंदर रखे कई अहम कागजात, डॉक्यूमेंट्स भी जलकर राख हो चुके हैं। इनमें कई अहम मुकदमों से जुड़ी फाइल्स थी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट से धुआं उठता रहा लगातार। ये तस्वीरें देखिए, साथ साथ आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आगजनी हुई, और दूसरी तरफ वो कुछ जो फाइलें बच गई हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है वहां के कर्मचारियों की तरफ से। अब
आपको नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से शिक्षा देव की रिपोर्ट। देखिए, हम इस वक्त नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कल आंदोलनकारियों ने यहाँ भी घुसकर आग के हवाले इस बिल्डिंग को कर दिया। और ये रजिस्ट्रार ऑफिस का नज़ारा देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम और कागजात होते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। एक भी पेपर, एक भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, सब जलकर राख हो गए हैं। कुछ कागजात जो बचे हुए हैं उनको संभाल कर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं फाइलें, अदालत में बहुत सारे फाइलें, पेपर वर्क होता है, लगातार रोज़ केस होते हैं। तो उस जो वो फाइलें हैं जो कुछ बची हुई हैं, जो आग से जल नहीं गई हैं, उन्हें निकालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकारी सिस्टम को लेकर देश की जनता का जो गुस्सा था, जो युवाओं का गुस्सा था, वो कल सड़कों से गुजरता हुआ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस तक भी पहुंचा। नेपाल की हालत क्या है आपको हमने दिखा दिया। फाइलें समेटने की कोशिश हो रही है, सहेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत सारी तो उसमें जल गई हैं। अब देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में भी आज पड़ोसी देश नेपाल के हालात का जिक्र आया है। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, यह ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। कहते हैं जस्टिस गवई कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। अब आपको हम दिखाएंगे हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेपाल में भी हमने देखा संवैधानिक पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस गवई नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे और वहां उन्होंने नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश मानसिंह राउत के साथ मुलाकात भी की थी। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहां क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। अब नेपाल के अंदर वही हो रहा है। नेपाल धधक रहा है, जल रहा है। लेकिन इस बीच हमारे सीजीआई ने कहा पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, हमें अपने संविधान पर गर्व है। चलिए, लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं। आप देखिए जरा, नेपाल में हिंसा से बिगड़े हालात और कई जगह जेलों से भी कैदी भाग चुके हैं, मौके की तलाश में थे। इसको कहते हैं आपदा में अवसर। कपिलवस्तु की जेल में 559 कैदी फरार बताए जा रहे हैं। जी हां, और करीब 1500 कैदी अलग अलग जेलों से फरार हो चुके हैं। देखिए, दिल्ली बाजार जेल के एक हिस्से में भी आग लगा दी गई है। तो नेपाल में कई अराजक तत्व सक्रिय हैं। कई जेलों में बंद सैकड़ों कैदी जेल से भाग चुके हैं। मौके में उन्होंने अपना मुनाफा देखा और दिल्ली बाजार में भी कैदियों ने विरोध किया इधर। तो नेपाल में कई अराजक तत्व सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं और कुछ नेताओं को तो वहां से छुड़ाया गया और कई जेलों से कैदी भी फरार हो गए। रिपोर्ट देखिए। जेलों में बंद कई कैदियों ने भी नेपाल में अराजकता के हालात का फायदा उठाने की कोशिश की। ये तस्वीरें काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल की हैं। यहाँ बंद कैदियों ने बाहर जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेल के एक हिस्से में आग तक लगा दी गई। हालात को संभालने के लिए नेपाल की सेना को दखल देना पड़ा। जेल के बाहर नेपाल के सेना की एक टुकड़ी को तैनात किया गया। कैदियों की जिद देखते हुए कई सैनिकों ने हथियारबंद पोजीशन भी ले ली। उधर दक्षिणी नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी प्रांत के कपिलवस्तु की जेल में बंद 459 कैदी भी बुधवार सुबह मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। जेल के 2 ब्लॉक से भागे ये कैदी कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे और वहां आग लगा दी। इस बीच पुलिस सक्रिय हुई और इनमें से 74 लोगों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी कैदियों के लिए तलाशी अभियान जारी है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं और अपडेट कर देते हैं कि कितने कैदी कुल फरार हुए हैं। नंबर आपको बता देते हैं और किन किन जेलों से वो फरार हुए हैं। देखिए, नेपाल में कहा कि जेलों से कितने कैदी फरार हुए तो नजर डालिए। कपिलवस्तु जेल है और यहां से 459 कैदी भाग चुके हैं। कपिलवस्तु से भागे 74 कैदी गिरफ्तार हो भी चुके हैं वापस। जुमका जेल से 1575 कैदी फरार हैं। सुनसरी जिले में है ये जुमका जेल। और वीरगंज जेल से फरार होने की कोशिश, दीवार फांदकर भागने की कोशिश करते रहे कैदियों को काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को। जलेश्वर जेल से 577 कैदी फरार हैं। मतलब हजारों की संख्या में ये कैदी फरार हो चुके हैं वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग ब्रेकिंग, नेपाल में नई सरकार के लिए माथापच्ची शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति ने युवाओं के प्रतिनिधि बुला लिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि युवाओं के प्रतिनिधि कौन होंगे।
कई युवा नेताओं के नाम इसमें चल रहे हैं। नेपाल के सेनाध्यक्ष भी बैठक में रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सरकार गठन को लेकर। राष्ट्रपति ने युवाओं के प्रतिनिधि को भी बुलाया है, लेकिन कौन कौन से वो नाम हैं, कौन बाजी मारेगा, कौन सरकार चलाएगा, अब इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति ने युवाओं के प्रतिनिधि भी बुलाए हैं। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीते 2 दिन की अराजकता के बाद नेपाल में बुधवार की सुबह तनाव भरी शांति रही। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी। सेना की गाड़ियां गश्त लगाती रहीं। नेपाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिलहाल सेना ने कमान संभाल ली है। अब चर्चा ये है कि नेपाल की कमान आगे किन हाथों में सौंपी जाएगी। इस दिशा में बातचीत के लिए आज नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आंदोलन के युवा नेताओं को बुलाया है। इस दौरान नेपाल की संसद भंग करने और अंतरिम सरकार बनाने पर चर्चा होगी, जो युवाओं की सबसे बड़ी मांगे हैं। बातचीत के दौरान सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे, लेकिन युवा आंदोलनकारियों की ओर से चर्चा के लिए कौन कौन पहुँचेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। किसी तरीके से एक नई सरकार ऐसी आनी चाहिए जो ऊर्जा भी दिखाए और किसी तरीके से एक सकारात्मक सोच के साथ देश को आगे ले जा सके। लेकिन वो सरकार कौन सी होगी? अभी आर्मी ने पूरी तरीके से नेपाल में टेक ओवर कर लिया है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब एक राजनीतिक संवाद की पहल होगी जिससे नेपाल का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। काठमांडू नेपाल से आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एनडीटीवी की टीम भी राजधानी काठमांडू में मौजूद है, नेपाल में मौजूद है। वहां हमारे अपने संवाददाताओं के माध्यम से आप सभी तक हम रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं। देखिए, काठमांडू में आज भी कुछ युवा दोपहर होते होते सड़कों पर उतरने की कोशिश करते रहे, लेकिन सेना के जवान उन्हें ज्यादा दूर जाने से रोकते रहे। कई युवा सेना के समझाने पर वापस तो चले गए और कई अपनी जगहों पर ही डटे रहे, बैठे रहे। देखिए रिपोर्ट। काठमांडू में सड़कों पर आज युवाओं के तेवर कल जैसे आक्रामक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर दोपहर होते होते युवा बाहर निकल आए। आज वो कुछ जगहों पर सड़क पर बैठे दिखाई दिए, लेकिन सड़कों पर तैनात सेना के जवान उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजते नजर आए। लेकिन कुछ जगहों पर युवाओं की सेना के जवानों के साथ बहस भी होती दिखी, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इस बीच कई ऐसे लोग भी अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जो बीते 2 दिन से अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे और अपने गंतव्य पर जाने के लिए सामान के साथ सड़कों पर आ रहे हैं। सेना के जवान उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, 48 घंटे हिंसा और उपद्रव के बाद नेपाल में सेना अब एक्शन मोड में है। हालात को काबू में करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू हैं, पर वहीं सेना ने कुछ जरूरी सेवाओं के लिए इजाजत भी दी है। सेना ने उपद्रव की आशंका को देखते हुए काठमांडू सहित पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया है। तो वहीं कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन, दमकल, मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के चलने को अनुमति दे दी गई है। वहीं सेना ने अपनी तरफ से जारी आदेश में साफ कर दिया कि आंदोलन के नाम पर किसी भी तरह का प्रदर्शन, तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, लोगों की संपत्ति पर हमला करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेना ने अपने लेटर के जरिए एक अपील भी की है कि सेवानिवृत्त सैनिक, सुरक्षाकर्मी, सभी सेवाओं के सिविल सेवक, मीडिया कर्मी और आम नागरिक आधिकारिक सूचनाओं का ही प्रसार करें। वहीं सेना ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। तो अभी नेपाल में कैसे हैं हालात, रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं हमारी सहयोगी सिक्ता देव के साथ, जिन्होंने एक रिक्शे में बैठकर इलाके का जायजा लिया है। देखिए जरा। तो इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर कुछ इसी तरह का नजारा है। आज सेना के कंट्रोल में ये पूरा देश आ चुका है और शांति बहाली की कोशिश में अब सेना लग गई है। जरूरत है इस वक्त की जल्द से जल्द यहाँ पर शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और यही इस वक्त प्राथमिकता है नेपालीज आर्मी की। और आर्मी चीफ ने लगातार अपील की है प्रदर्शनकारियों से कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अब नुकसान ना पहुंचाएं और कोशिश करें आम जनता अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। आज कर्फ्यू है, इसलिए हम
इस साइकिल रिक्शा पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो 4 व्हीलर्स हैं, जो टैक्सीज हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही पर मनाही है। आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल सुनसान है। जो स्थानीय यहाँ आसपास रहते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए वो घर से निकल रहे हैं और वो भी अपने 2 व्हीलर्स पर, बाइक्स पर। सेना सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां बाय फुट, और लाउडस्पीकर के जरिए अपील की जा रही है कि आप सहयोग करें और शांति बहाली की इन कोशिशों का साथ दें। देखिए, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में भी हालात काफी तनाव भरे हैं। भीड़ ना जुटे इसके लिए वहां निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी है और इन सब के बीच धीरे धीरे वहां व्यवस्था बहाल अब हो रही है, लेकिन धीरे धीरे। देखिए रिपोर्ट। नेपाल के हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में भारत से लगती उसकी 1750 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तनाव है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल के कंचनपुर जिले की है। यहाँ महेंद्रनगर में बढ़ती आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पुलिस और एसएसबी अतिरिक्त सुरक्षा बरत रहे हैं। ये तस्वीरें नेपाल के सीमावर्ती जिले नवल परासी के वाल्मीकि नगर की हैं। यहाँ मंगलवार रात लुम्बिनी के मंत्री देवकरण प्रसाद के घर पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सुरक्षा कर्मियों को आशंका है कि नेपाल में कई आपराधिक तत्व मौके का फायदा उठाते हुए भारत आने की फिराक में हैं। खासतौर पर जेल तोड़कर निकले कैदियों पर विशेष निगाह है। इसे देखते हुए सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। देखिए, भारत की नेपाल से करीब 2500 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। हमारे 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से सटती है, लगती है। सभी जगह सीमा पर इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है और वो बहुत जरूरी भी है।